हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर कवर करेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, धन विधेयक, पार्लियामेंट और अध्यादेश, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। देखिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस वहां पर हमारे रह गए थे। आज हम यहां पर उन्हें कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको याद होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और आज की सीरीज का हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, अगर मनी बिल को हम छोड़ दें तो कोई भी प्रस्ताव या बिल अगर है तो राष्ट्रपति के पास जब पार्लियामेंट में पास होने के बाद भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 42 अमेंडमेंट, पहले इसको समझो। 1976 से जब भारत में आपातकाल की इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, आपातकाल का टाइम पीरियड था, तब इंदिरा गांधी सरकार में 42 अमेंडमेंट लाया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करने के लिए बाध्य है। लेकिन आगे चलकर 44 अमेंडमेंट लाया गया। 44 अमेंडमेंट लाया गया 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, और उन्होंने प्रेसिडेंट को थोड़ी सी लिबर्टी दी और यह प्रावधान किया कि अगर संसद में कोई भी बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर बिल वापस सदन में पास होकर या संसद में पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का ये जो प्रावधान है, ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। पुनर्विचार के बाद अगर बिल वापस आता है, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजा, पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया और वापस प्रेसिडेंट के पास आया, तो दूसरी बार में क्या होगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 44 अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? पूछा गया है कि मनी बिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल याद आना चाहिए, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आइए कथन देख लेते हैं। देखिए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब रखा जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है। धन विधेयक, अगर कोई बिल मनी बिल है तो वो केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। ओके, तो क्या किसी भी दोनों सदनों में रखा जा सकता है क्या? नहीं। तो आंसर तो सबसे पहले हमको यही मिल जाता है। यह कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। दूसरे कथन भी देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह बताएगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो मनी बिल के बारे में यह कथन तो सही हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। अगर मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा उस बिल को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन में पास करके भेज दे तब तो बढ़िया है। अगर नहीं करती है राज्यसभा पास मनी बिल को 14 दिन में, तो लोकसभा मान लेगी कि बिल क्या हो गया है, पास, है ना। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। लास्ट, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। पहले क्वेश्चन में ही हमने इसको डिस्कस किया था। अगर मनी बिल कोई बिल है तो प्रेसिडेंट को मनी बिल पे साइन करनी पड़ेगी, वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते वापस संसद के पास। तो ये कथन भी मनी बिल से रिलेटेड सही हो जाता है। ओके, तो आंसर मिल जाता है आंसर ए। ये ऐसा कथन है जो कि मनी बिल के संबंध में सही नहीं।
आई होप समझ में आया होगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से अगर थ्योरी सेक्शन को कवर किया था, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो है, अगर आपने वो देखे थे, तो इजीली ऐसे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी का एक लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहा है, एक लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, पर अभी 14 नवंबर से मेरा पॉलिटी का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी मैं आपको पीडीएफ भी एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा सभी मॉक टेस्ट भी वहां पर आपको एप्लीकेशन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देर किए प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। 14 नवंबर से हम वहां पर बेस में लाइव मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है? तो लोकसभा की अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो वर्तमान में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं लोकसभा, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। इसमें से सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश राज्य से आती है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में, मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटें 29 है। इनमें से 6 सीट एसटी के लिए आरक्षित है मध्य प्रदेश राज्य में, सबसे ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जनसंख्या में, इसीलिए सबसे ज्यादा लोकसभा की अनुसूचित जनजाति सीटें भी मध्य प्रदेश से ही आती। कितनी है? 6 सीट। याद रखिएगा, आंसर हो जाता है आंसर डी। ओके, इसके बाद देखते हैं, 2 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा सही है। देखते हैं। पहला देखिए, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो पहला कथन यहां पर गलत हो जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति भी। तो पहला कथन हो जाता है गलत। सेकंड देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यह कथन सही। मंत्री परिषद जो होती है सेंट्रल में, उसके मंत्री लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबरों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहां पर ए गलत है, किंतु आर बिल्कुल सही है, आंसर डी। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखना पड़ेंगे। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो क्या लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा? बिल्कुल सही है। लोकसभा में वोटिंग के आधार पर और फिर बहुमत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। किसी भी व्यक्ति को का मतलब है लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है ना। ठीक, तो ये सही हो जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं फ्रेंड्स। सीएजी की जो रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन सीएजी देता है, उसकी जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन हर साल किया जाता है। 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा से सदस्यों का आना तो ठीक है, लेकिन क्या उद्योग और व्यापार से लिए जाते हैं? क्या लोग नहीं लिए जाते। तो सेकंड कथन यहां पर हो जाता है गलत। तो केवल कथन एक ही ऐसा है जो कि यहां पर सही है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में निर्वाचन के द्वारा मेंबरों के बीच में से, मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑर्डिनेंस, यहां पर ऑर्डिनेंस की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। राज्यपाल का ऑर्डिनेंस भी याद रखिएगा, इसी को थोड़ा सा आप उल्टा कर दें, 2 को आगे ले आए, 1 को पीछे ले जाएं, तो 213 ये राज्यपाल का स्टेट में ऑर्डिनेंस है। अभी हम प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाता है ना,
तो वो केवल संघ और समवर्ती सूची के विषय पर ही लाया जा सकता है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पर प्रेसिडेंट अध्यादेश नहीं ला सकते। किस पर लाएंगे? या तो विषय सब्जेक्ट संघ सूची का हो या फिर वो समवर्ती सूची का हो। तो आंसर डी यहां पर हो जाता है हमारा सही। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि, उपबंध देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, विधानसभा के मेंबर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन क्या अधिकतम संख्या विधानसभा में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 450 ही हो सकती है क्या? गलत है। अधिकतम 500 हो सकते, मिनिमम 60 हो सकते, है ना। कुछ स्टेट को हालांकि थोड़ी रियायत दी गई है इस संख्या में। कुछ ऐसे भी है जिनमें 60 से कम है, हालांकि उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए। लेकिन नॉर्मल केस में विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो न्यूनतम 60 होना चाहिए राज्य में, अधिकतम 500 हो सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि अधिकतम 450 हो सकते, तो ये गलत हो जाता है। फिर देखते हैं, किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई भी सदस्य योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। बिल्कुल सही। अगर किसी को भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसको मिनिमम 25 वर्ष की आयु तो पूरी करना पड़ेगी। अगर वो 25 वर्ष से कम है तो वो चुने जाने की योग्यता नहीं रखता। तो ये कथन हो जाता है सही। पहला गलत है, दूसरा यहां पर सही है। तो केवल 2 कथन यहां पर सही है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? यहां पर पूछा गया है किस परिस्थिति में अध्यादेश प्रेसिडेंट के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अभी हमने पहले तो आर्टिकल की बात करी, कौन सा है? आर्टिकल 123। संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश का प्रावधान है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और यह आर्टिकल यह कहता है कि अगर कभी संसद का कोई एक सदन या फिर दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, अस्तित्व में ना हो, चाहे तो एक सदन, दोनों में से एक सदन या फिर दोनों सदन अगर अस्तित्व में नहीं है, छुट्टी पर गए हैं, सत्रावसान हो चुका है, और ऐसी कंडीशन में कोई अर्जेंट कानून लाना है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश ला सकते हैं, जो कि 6 माह तक अस्तित्व में रहता है। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह के अंदर, क्योंकि ये दोनों सदन वापस आ जाएंगे छुट्टी पे से, जैसे ही सदन वापस आ जाते हैं और सत्र शुरू होता है, तो सत्र शुरू होते वक्त अध्यादेश को सदन में रखवाना पड़ेगा, संसद में रखवाना पड़ेगा, और फिर 6 सप्ताह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाने चाहिए, सदन में या संसद में रखने के बाद। फिर ये टाइम पीरियड खत्म होता है और ये शुरू होता है जैसे ही सदन में अध्यादेश को रखा जाता है। 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाने चाहिए, मिल जाते हैं 6 सप्ताह के अंदर, तो फिर अध्यादेश परमानेंट कानून बन जाएगा। उसके पहले ये आधा आदेश था, मतलब आधा कानून था। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, ठीक है, केवल राज्यसभा सत्र में है, लोकसभा नहीं है, तो अर्जेंट कानून चाहिए तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब दोनों सदन सत्र में हो, तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जरूरी है कि कोई एक सदन या दोनों सदन छुट्टी पर हो, तभी अध्यादेश लाया जा सकता है। अब यहां पर क्या कहा गया है? जब दोनों सदन सत्र में हो, क्या अध्यादेश लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, है ना। तो आंसर सी हो जाएगा। इस केस में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, और अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है तो अध्यादेश आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा ऐसा अधिकार है यहां पर, कौन सा ऐसा राइट है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है? आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो यह अधिकार तो है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार क्या राष्ट्रपति को दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ करना है ना तो संविधान संशोधन के माध्यम से किया जा सकता। फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता तो संविधान संशोधन भी वो जो सबसे जटिल है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में साधारण बहुमत से ऐसा बिल पास करवाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अगर उसको असंवैधानिक घोषित कर दे, क्योंकि हो सकता है मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो, तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। आंसर हो जाता है आंसर बी, यह अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया। इसके बाद दो ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। संसद का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्रावसान करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को है, तो आर्टिकल 85 के तहत ये भी बिल्कुल सही। तो कौन सा प्रेसिडेंट का पावर नहीं है? आंसर ओके। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? आई थिंक हमने आर्टिकल 2 बार पढ़ लिया, तो अब आपको इजीली पता चल जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकते। आंसर सी। अदर्स आर्टिकल देखें, जो आर्टिकल यहां पर दिए गए हैं अदर्स ऑप्शन में, तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना। आर्टिकल 79 की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट का उल्लेख 79 में, 123 आपको पता चल ही गया, और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है, तो इसका सब क्लॉज जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय में पास करवाना आवश्यक है? ये हमने अभी पढ़ा है। अगर कोई अध्यादेश वैसे अगर जारी किया जाता है तो 6 माह तक उसका अस्तित्व है, लेकिन क्या यहां पर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद, जैसे उसको संसद में रखा जाएगा या सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक वो लीगल रहेगा? तो सत्र शुरू हो गया, उसको संसद में रखवाना पड़ेगा, मतलब 6 सप्ताह तक ही, मतलब 42 डेज तक ही अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद लीगल रहेगा। तो यहां पर 6 सप्ताह हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है, 6 वीक। 42 डेज, कभी वीक मेंशन ना करे तो 42 डेज याद रखिए, ओके। इसके बाद आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, या व्यक्तिगत अधिकार है, या पर्सनल अधिकार। तो एक आप बोल सकते हैं कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है उनका एक विधायी अधिकार है, आप समझे इसको। एक विधायी अधिकार है मतलब इनडायरेक्टली ये एक विधान है, ये कानून है अपने आप में, भले ही आधा कानून है पर ये एक कानून। तो विधायी अधिकार है, लेजिस्लेटिव पावर है, आंसर ए हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त संसद अस्तित्व में नहीं है। संसद का पावर क्या है? एक विधायी अधिकार है, विधान बनाने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट नहीं है, तो इस तरह से विधान अध्यादेश के थ्रू फिर कौन ला रहा है? प्रेसिडेंट ला रहा है, तो ये एक विधायी अधिकार। ओके, आई होप सभी क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आने वाले, और इजी भी तब जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो। इसीलिए जो चैनल पर क्रेजी जीके ट्रिक पर जितने भी थ्योरी वीडियो हैं आप वो देखा करिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।